नंदिता मैम, हम इंटरनेट सिक्योरिटी को खतरे से कैसे बचा सकते हैं? राजेश, उसके लिए तुम्हें साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी की बुनियादी बातों के बारे में जानना होगा। क्या आप इनके बारे में जानकारी दे सकती हैं? बिल्कुल राजेश, ठीक है, मैं तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताती हूँ। अब तक हम साइबर स्पेस और सूचना के डिजिटलाइजेशन के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद हमने कंप्यूटर के फायदे और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बारे में जाना। बाद में फाइबर ऑप्टिक केबल्स या FOC को दुनिया के दूर दराज जगहों तक पहुंचाया गया, जिसके जरिए दुनिया के हर कोने में इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सके। और इसके तुरंत बाद दुनिया भर में CCTVs नेटवर्क, मोबाइल या टेलीकॉम नेटवर्क्स की सेवाएं चालू हो गई थीं। दरअसल राजेश, साइबर सिक्योरिटी और सूचना की सुरक्षा की प्रकृति में काफी अंतर है। सच में? मुझे तो दोनों एक जैसे ही लगे। असल में ऐसा नहीं है। साइबर स्पेस को इसलिए बनाया गया था जिसके जरिए इंटरनेट सेवाएं दी जा सकें। उसके बाद काफी विकास हुआ और दुनिया भर में लोगों ने इसका खूब इस्तेमाल किया। दुनिया भर में लोगों के भेजे गए सूचना की सुरक्षा के लिए ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया था। इंटरनेट सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए तुम्हें ये जानना होगा कि मौजूदा वक्त में सूचना का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैम, इसे थोड़ा विस्तार से बताइए ना। आजकल ज्यादातर सूचना को डिजिटल तकनीक के जरिए ही जुटाया और सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है जिसे साइबर स्पेस कहते हैं। साइबर स्पेस को सिक्योरिटी थ्रेट से बचाने और सूचना की सुरक्षा के लिए 2 अलग प्रोग्राम्स बनाए गए थे। इनमें से एक साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए है और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुरक्षा के लिए। अब हम पहले साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं। नंदिता मैम, तो साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में असली अंतर क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ राजेश। डिजिटल ढंग से बनाए गए इस साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि विशेषज्ञ इसे घुसपैठियों के किसी तरह के हमले से बचाएं। हालांकि जब दुनिया भर के लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस की भेजी हुई सूचना की सुरक्षा की बात आती है, तो इसे बड़े सिक्योर तरीके से बचाया जाना चाहिए। इसीलिए ऐसे प्रोग्राम्स विकसित किए गए जो घुसपैठियों के हमले से सूचना को बचा सकें। हालांकि साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया के विशेषज्ञों के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है, क्योंकि इससे दुनिया में फिजिकल और डिजिटल हर तरह की सूचना की सुरक्षा का मसला जुड़ा हुआ है। तो राजेश, आगे बढ़ने से पहले हम इंफॉर्मेशन एश्योरेंस की बुनियादी बातों के बारे में जानते हैं। नंदिता मैम, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी जानकारी हम लोगों के साथ साझा करते हैं उसे गलत हाथों में जाने से रोक सकते हैं? बिल्कुल राजेश, ऐसे कई प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए हम घुसपैठियों को अपने पर्सनल डेटा में सेंध लगाने से रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ नंदिता मैम कि हम बिना किसी डर के निजी जानकारी इंटरनेट के जरिए अपने दोस्तों से साझा कर सकते हैं। अच्छा रुको, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के बारे में बताती हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो डेटा को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। उसे बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने कई सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें एक्सेस कर पाना अटैकर्स के लिए भी मुश्किल है। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद
सूचना तकनीकी से जुड़े कई प्रोग्राम्स बनाए गए जिससे इसे आसानी से समझा जा सके। फिर बात आती है सिस्टम सिक्योरिटी की। इसके लिए सिस्टम डिजाइनर्स ने ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और नॉन रेप्यूडिएशन कंपोनेंट्स पर काम किया। सिस्टम इन्हीं के आधार पर डिजाइन किए जाते हैं। ठीक वैसा ही बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने 3 कंपोनेंट्स विकसित किए जो सिस्टम के बेस के तौर पर काम कर इसे मजबूती दें। इसमें पहले का काम सुरक्षा करना है, दूसरा गोपनीयता बनाए रखने के लिए है और तीसरा अखंडता है जो पूरे नेटवर्क में अवेलेबिलिटी बनाए रखता है। ये तीनों पिलर्स एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि एक नीचे चला गया तो दूसरा भी फेल हो जाएगा। साइबर स्पेस डेवलपर्स ने इसका ध्यान रखा कि वे आपस में जुड़े रहें। राजेश, क्या तुम्हें पता है कि इंटरनेट की सूचना की दुनिया में ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं? नहीं नंदिता मैम, क्या आप समझा सकती हैं? सपोज तुम्हारे भाई या बहन ने तुम्हें एक खत भेजा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसे भाई या बहन ने ही भेजा है? इसे तुम या तो खत की लिखावट से पहचान सकते हो या फिर खत में लिखी किसी व्यक्तिगत जानकारी से, जिसे सिर्फ तुम्हारे परिवार के सदस्य ही जानते हैं। ठीक उसी तरह एक ईमेल या अन्य डिजिटल स्रोतों से मिले मैसेज की जांच करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। इसीलिए ऑथेंटिकेशन के लिए अथॉरिटी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन एक सुरक्षा उपाय है जो एक ट्रांसमिशन, मैसेज या इसके ओरिजिनेटर की वैधता की जांच करता है, या फिर इसके जरिए ये सत्यापित किया जा सकता है कि जिसे हम कोई खास जानकारी भेज रहे हैं वो इसके लिए अधिकृत है या नहीं। सूचना के ऑथेंटिक समझ के लिए एक्सपर्ट्स ने नेट पर पैनल्स बनाए जहां एक व्यक्तिगत पहचान संख्या डालना पड़ता है। इसे ही पिन कहते हैं। इस पिन के जरिए हम बैंक्स या मर्चेंट्स से ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। हालांकि डिजिटल वर्ल्ड में जब कोई ईमेल रिसीव करता है तो मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए वही फैक्टर्स अप्लाई नहीं होते जो इंसानों के लिए होते हैं, बल्कि ये क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स के जरिए किया जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। नंदिता मैम, जब भी बात ईमेल ऑथेंटिकेशन की आती है तो ये प्रोसेस फेल क्यों हो जाता है? वास्तव में ये फेल नहीं होता है, पर शेयर किए गए मैसेज या जानकारी के बचाव और सुरक्षा के लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे किसी भी डेटा के एक्सेस के लिए एक पहचान देनी होगी। हाँ राजेश, ये बिल्कुल बैंक के एक लॉकर रूम जैसा है। यदि तुम्हें बैंक के लॉकर रूम में जाना हो तो आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है और तुम सिर्फ अपना लॉकर खोल सकते हो, किसी दूसरे का लॉकर नहीं खोल सकते। तो हम कह सकते हैं कि ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया या प्रोग्राम है जो एक्सेस दिलाने के लिए जरूरी है। जब तुम्हें अपने कंप्यूटर में लॉगिन करना हो तो क्या करते हो? इसके लिए तुम्हें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। उसके बाद सिस्टम तुम्हारी दी गई जानकारी को वेरीफाई करता है। आसान शब्दों में कहें तो तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन का रोल आता है। तुम्हें सिर्फ उतना ही एक्सेस मिलता है जितने के लिए ऑथराइज हो। अगर तुम सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो ही तुम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि यदि एक से अधिक लोग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हों और तुम उनमें से एक यूजर हो
तो तुम्हें ऐसे अधिकार नहीं मिलते हैं, पर तुम अपनी फाइल्स, ईमेल्स और कंप्यूटर में स्टोर्ड अन्य चीजों का एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद नॉन रेप्यूडिएशन आता है। ये नॉन रेपुडिएशन क्या है नंदिता मैम? रेप्यूडिएशन का मतलब किसी ऐसी जानकारी का एक्सेस ब्लॉक करने से है जो किसी की पर्सनल नहीं है। तो क्या नॉन रेपुडिएशन का मतलब है कि मेरी निजी जानकारी का एक्सेस सिर्फ मुझे ही रहेगा? हाँ राजेश, इसे ऐसे समझते हैं जैसे तुम किसी को मनी ऑर्डर भेजते हो तो तुम्हें फॉर्म पर साइन करना होता है और रिसीवर को पैसे की रिसीट पर साइन करना होगा। मनी ऑर्डर नॉन रेप्यूडिएशन की तरह ही काम करता है। ना तुम ये कह सकते हो कि मैंने पैसे नहीं भेजे और ना ही रिसीवर ये दावा कर सकता है कि उसे पैसे नहीं मिले। इसी तरह नॉन रेप्यूडिएशन सिस्टम मैसेज भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके जरिए मैसेज या ईमेल भेजने वाले और रिसीवर दोनों श्योर रहते हैं। कह सकते हैं कि नॉन रेप्यूडिएशन डेटा भेजने वाले को ये यकीन दिलाता है कि डेटा भेजे हुए सही इंसान के पास पहुंच गया है और रेसिपिएंट ने सेंडर को पहचान लिया है, ताकि बाद में उनमें से कोई एक डेटा एक्सचेंज या प्रोसेस होने की बात से इनकार न कर सके। Now let's talk about the CIA, Rajesh. The CIA. What has this organization has got to do with the information security? Relax, Rajesh. By the CIA, we do not mean the Central Intelligence Agency of America. Then what does CIA means in the information security in cyberspace? Realize the factors between the difference between information security and cyber security. If you properly check, both of them depend upon three key concepts known as the CIA triad. C represents confidentiality, I represent integrity, and A represents availability. If you have to become information security professionals, you need to be dedicated to ensuring the protection of these principles in respect of systems under your responsibility. So, we need to know how to maintain these three concepts by ourselves. Sure, Rajesh. Then only your personal information will be secure and not fall into the hands of intruders. Now, let's discuss these factors one by one. अच्छा नंदिता मैम, मैं एक टीम के साथ काम करता हूं, तो मैं किस तरीके से गोपनीयता भंग होने से रोक सकता हूं? इसके लिए तुम्हें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड, जिसके जरिए तुम कोई कमर्शियल या पर्सनल साइट ओपन कर सकते हो। इंटरनेट की पहुंच के साथ गोपनीयता शब्द हमारे दैनिक जीवन का एक जाना पहचाना टर्म बन गया है। जब भी इंफॉर्मेशन स्पेस की बात आती है तो गोपनीयता को एक विश्वास के रूप में जाना जाता है। ये बताती है कि सूचना किसी अनऑथोराइज्ड इंसान की पहुंच से दूर है या उससे कोई समझौता नहीं किया गया है। गोपनीयता का मतलब ही सूचना को छिपाना और सुरक्षा करना है। एक आसान उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड को ही ले लेते हैं, जो आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड किसी और को दे दें और अचानक कार्ड गुम हो जाए, तो पासवर्ड जानने वाला इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और बिल हमें चुकाना पड़ेगा। गोपनीयता पर हमला आजकल आम बात है। ये तीसरा फैक्टर इंटेग्रिटी क्या है नंदिता मैम? दरअसल राजेश, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम में इंटेग्रिटी का मतलब डेटा की सुरक्षा से है। तो हम सूचना की इंटेग्रिटी को कैसे बचाकर रख सकते हैं? ऐसा करने के लिए तुम्हें ये श्योर करना होगा
कि तुम्हारे व्यक्तिगत डेटा का एक्सेस सिर्फ तुम्हें ही है, किसी और को नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में डेटा इंटेग्रिटी से मतलब डेटा स्टोरिंग से है, ताकि कोई भी घुसपैठिया किसी के व्यक्तिगत डेटा का एक्सेस ना कर पाए। जैसे मान लो तुम अपने खाते से कुछ पैसे इंटरनेट के जरिए किसी और को भेजना चाहते हो और ट्रांजिट प्रोसेस के दौरान किसी ने डेटा में चेंज कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, इससे उलझन के अलावा जबरदस्त नुकसान नहीं होगा? इसी वजह से ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और नॉन रेप्यूडिएशन जैसे प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए थे, जिससे इंटेग्रिटी सुनिश्चित की जा सके। अब जरा सोच कर देखो, कोई अटैकर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को अगर बाईपास कर या उसे मिले एक्सेस प्रिविलेजेस के जरिए डेटा में सेंध लगा सकता है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर की खामियों और कमियों से डेटा इंटेग्रिटी का एक्सीडेंटल लॉस हो सकता है। इससे सिस्टम में अनऑथोराइज्ड चेंजेस किए जा सकते हैं। सही कहा मैम। तमाम सिक्योरिटी ऑप्शन के बावजूद हमें इसका हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी डेटा इंटेग्रिटी गलत हाथों में ना चली जाए। बिल्कुल ठीक कहा राजेश। आपने CIA के तीसरे फैक्टर अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताया था ना मैम? हाँ राजेश, अवेलेबिलिटी सूचना तकनीकी की दुनिया में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें अभी किसी चीज की जरूरत है और वो सही वक्त पर ना मिले, तो बाद में उसका महत्व कम हो जाता है। सही कह रही हैं मैम, मैं भी यही सोच रहा था। सभी प्रोग्राम्स यूजर्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए जाने चाहिए। हाँ राजेश, यही अवेलेबिलिटी कहलाती है। सिस्टम्स हमेशा यूजर्स के लिए उपलब्ध होने चाहिए और जरूरत के वक्त डाउन या स्लो नहीं होने चाहिए। इंफॉर्मेशन स्पेस में उपलब्धता का मतलब डेटा में एक्सेस के साथ साथ जरूरत के वक्त यूजर्स को सूचना सेवाएं मुहैया कराना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के पिलर्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और नॉन रेप्यूडिएशन के सपोर्ट के बिना नहीं टिक सकते। उपलब्धता को बनाए रखने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि साइबर क्रिमिनल्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी पर भी हमला कर सकते हैं। ठीक है नंदिता मैम, आगे से मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। अच्छी बात है राजेश। अगर तुम ऐसा करोगे तो साइबर क्राइम से हमेशा बचे रहोगे। अब हम अब तक हुई बातों को रिकैप करते हैं। उनमें से किसी के बारे में जानकारी के लिए इमेज पर क्लिक करें। FOC एंड CCTVs, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या FOC को दुनिया के दूर दराज जगहों तक पहुंचाया गया, जिसके जरिए दुनिया के हर कोने में इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सके। दुनिया भर में CCTV नेटवर्क, मोबाइल या टेलीकॉम नेटवर्क्स की सेवाएं चालू हो गई थीं। साइबर स्पेस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर स्पेस को इसीलिए बनाया गया था जिसके जरिए इंटरनेट सेवाएं दी जा सकें। उसके बाद काफी विकास हुआ और दुनिया भर में लोगों ने इसका खूब इस्तेमाल किया। दुनिया भर में लोगों की भेजी गई सूचना की सुरक्षा के लिए ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया था। इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, सूचना तकनीकी को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो डेटा को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। उसे बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने कई सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें एक्सेस कर पाना
अटैकर्स के लिए भी मुश्किल है। ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन एक सुरक्षा उपाय है जो एक ट्रांसमिशन, मैसेज या इसके ओरिजिनेटर की वैधता की जांच करता है, या फिर इसके जरिए ये वेरीफाई किया जा सकता है कि जिसे हम कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो इसके लिए ऑथोराइज्ड है या नहीं। ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब है कि तुम्हें सिर्फ उतनी ही चीजों का एक्सेस मिलता है जितने के लिए तुम ऑथोराइज किए गए हो। अगर तुम सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो ही तुम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। नॉन रेप्यूडिएशन। कह सकते हैं कि नॉन रेप्यूडिएशन डेटा भेजने वाले को ये यकीन दिलाता है कि डेटा भेजे हुए सही इंसान के पास पहुंच गया है और रेसिपिएंट ने भेजने वाले को पहचान लिया है, ताकि बाद में उनमें से कोई भी एक डेटा एक्सचेंज या प्रोसेस होने की बात से इनकार न कर सके। कॉन्सेप्ट ऑफ CIA। C कॉन्फिडेंशियलिटी को बताता है, I का मतलब इंटेग्रिटी से है, जबकि A अवेलेबिलिटी के लिए है।